हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हमें पढ़ना है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज हम 4 ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है किस तरह से ये 4 चीजें पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस और डाउन द ग्रुप चेंज होती हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। पहला चीज है वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम सबसे पहले समझ लें, हमने पहले भी पढ़ा है कि वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम बताती है। ठीक है, और वैलेंसी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं। उससे ही हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी मिल जाती है। ठीक है, और वैलेंसी यदि हम एक ग्रुप में देखें तो ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए ग्रुप में जब हम जाएंगे तो हमें सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कांस्टेंट मिलेगी, यानी एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। यदि हम पीरियड्स की बात करें तो हर एक पीरियड में जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो बदलते रहते हैं, चेंज होते बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से वैलेंसी भी चेंज होगी। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि वैलेंसी भी बढ़ती रहेगी या फिर वो घटेगी या फिर वो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो हमारे पास यदि हम देखें पीरियड नंबर 3 हमें दिख रहा है, जिसमें कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इस तरह से हमें सभी एलिमेंट दिखते जा रहे हैं। इसमें जब आप देखोगे तो सोडियम में 2, 8, 1 है, मैग्नीशियम में लास्ट वैलेंस शेल में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फॉस्फोरस 15, फॉस्फोरस में 5 है, सल्फर 16 और क्लोरीन 17 और आर्गन 18। अब आप इसमें देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जा रहे हैं। तो इसमें हमें समझना होगा कि 1 से लेकर के 4 तक हमें जो वैलेंसी है वो बढ़ रही है, यानी कि 11 से लेकर के 14 एटॉमिक नंबर तक जो वैलेंसी है वो बढ़ रही है। जैसे ही 15 आ रहा है तो हमारे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 - 5 जो हमने पहले भी एक बार वीडियो में देखा है, 8 - 5 तो 3 आ जाएगा, फिर 8 - 6 2 आ जाएगा, 8 - 7 क्लोरीन के लिए 8 - 7 1 आ जाएगा और आर्गन के लिए जो वैलेंसी है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। वैलेंसी एक ग्रुप में कांस्टेंट रहती है, पीरियड में पहले वो बढ़ती है फिर वो घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? एटॉमिक साइज का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस किसी एटम की कैसे नापेंगे? तो न्यूक्लियस से लेकर के उसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो रहेगी किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस। और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस रहती है वो 37 पिकोमीटर रहती है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। चलिए अब हम एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन की बात करते हैं। यदि हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, इसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड अगर हम लेफ्ट से लेकर के राइट पीरियड में अगर हम लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो जिस पावर से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जो एनर्जी लगाता है, जो अट्रैक्टिव पावर लगाता है, उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना होगा कि जैसे जैसे हम उस तरफ जाएंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले 11 था, फिर 12 हुआ, 13 हुआ, ये हुआ ग्रुप 3 की। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? एक प्रोटॉन बढ़ रहा है और एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक एक बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोटॉन है वो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हो
जो प्रोटॉन द्वारा हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की डिस्टेंस बराबर है, सेंटर में प्रोटॉन्स की पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उन पर जो फोर्स लगने वाला है वो सब पर, हर एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स है वो इक्वल फोर्स है। इसीलिए ओवरऑल इफेक्ट ये आता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से खींचे चले जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। इसके कारण साइज का वेरिएशन डिक्रीज, राइट साइड जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक रिवाइज करें, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में नीचे जाते समय बढ़ती है और पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो घटती है। ठीक है, आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर पर। मेटेलिक कैरेक्टर को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या, मेटल्स कौन होते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वो डोनेट अच्छे से कर पाएगा जिसपे जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कम पड़े। अगर बहुत ज्यादा अच्छे से वो अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल को तो वो इलेक्ट्रॉन्स को उससे अलग होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यदि हम इसके वेरिएशन की बात करें तो ग्रुप में जैसे आप जाओगे नीचे तो जो शेल है, नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते जा रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर, जो नीचे वाला जो एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से डोनेट कर पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट उधर पे बहुत कम है। इसीलिए एक ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर हम पीरियड की बात करें तो वही जो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करी थी, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही थी, एटम श्रिंक हो रहा था, इसी प्रॉपर्टी के कारण जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ रहा है, वो न्यूक्लियस और अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है उनको, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ बहुत अच्छी लाइनें दी हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो भी हम यही बात कर लेते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादातर मेटल्स मिलेंगे। अगर हम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हमें नॉन मेटल्स मिलेंगे जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। मेटल्स की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये लोग सब लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं। और इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो एक जिगजैग लाइन है, आपके एनसीईआरटी में जो जिगजैग लाइन दिख रही है उसमें जो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के कैरेक्टर की अब हमने बात कर ली। अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत, जो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत ज्यादा होगी वो अच्छे से नॉन मेटल है। तो इसका जो कैरेक्टर है वो जस्ट मेटेलिक कैरेक्टर के अपोजिट है, यानी जैसे जैसे आप ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में नीचे जाओगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हुआ मेटल्स और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास एक और चीज एनसीईआरटी में आपका लास्ट पैराग्राफ जो है वो ये बताता है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हमें क्या बताते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है इस तरह के कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, ये हमें ऑक्साइड्स जो बनती हैं, ऑक्साइड्स मैंने बताया ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, उस ऑक्साइड के नेचर को बताता है। अगर वो नेचर एसिडिक है, वो जो ऑक्साइड वो एसिडिक है या वो ऑक्साइड बेसिक है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जो मेटल्स, ये हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल्स के साथ मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जो ऑक्साइड बनाएगा वो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, यानी कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो ऑक्साइड बनेगी वो एसिडिक नेचर की होती है। तो दोस्तों आज हमें सिर्फ इतना ही बात करनी थी, हमने ट्रेंड्स जाने पूरे। अब जो है अगली जो वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, उसमें हम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो सब डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।